है पी वाई क्यूज। ठीक है, पी वाई क्यूज किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल 2D कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और पी वाई क्यू करने वाले हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y बराबर 4 - x² एंड y बराबर x²। मतलब इसके बीच का एंगल निकालने हैं। दो कर्व दिया गया है ना, दो वक्र दिया गया है। कौन कौन सा वक्र दिया गया है? एक दिया हुआ है ये, एक वक्र दिया हुआ है y बराबर 4 - x² और दूसरा वक्र दिया हुआ है। इस दोनों वक्र के बीच का कोण बताना है। क्या बताना है? कोण। दो वक्र के बीच का कोण बताने हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दो वक्र दिया हुआ है, एक वक्र y बराबर दिया हुआ 4 - x² और दिया हुआ है दो वक्र के बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी वक्र के बीच का जो कोण होता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे। स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वही वक्र के रेखा के बीच, वक्र के बीच का कोण होता है। जैसे दो कर्व है, ये मान के चलो कि ये y बराबर f ऑफ x है और ये कोई दूसरा कर्व है, ये y बराबर क्या है, gx है। और दो बिंदु पे दो कर्व जहां पे देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। इसके बीच का जो कोण होगा वही वक्र के बीच का कोण होगा, वही वक्र के बीच का कोण होगा जी। हाँ, पी वाई क्यू हम लोग कर रहे हैं 2D का, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पी वाई क्यूज। तो ये दो वक्र के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं दोनों का? ये दिया हुआ है y बराबर 4 - x² और ये y बराबर दिया हुआ x²। ठीक है, तो y बराबर x², इसको यहां रख देंगे। तो ये x² बराबर 4 - x², ये इधर सॉल्व करेंगे। 2x² बराबर 4, तो ये x² बराबर आ जाएगा 2, तो ये x बराबर आ जाएगा ±√2। क्या आ जाएगा? x बराबर ±√2। अब ये x की किसी वैल्यूज में रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? y जैसे +√2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आएगा। इसका मतलब बिंदु जो आएगा, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया x√2, और एक दूसरा आया -√2, ठीक है। तो ये दो बिंदु निकला है, ये दोनों बिंदु पे हमें क्या करना है। अब ये बिंदु निकल गया। अब ये पता है कि आप लोगों को कि दो वक्र के बीच का जो कोण निकालते हैं वो tan थीटा से निकालते हैं। कैसे? tan थीटा बराबर, ये फॉर्मूला पढ़े होगे, m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 m2 का होल मॉड, ये होता है। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने के इसका dy/dx निकाल लो। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ये 0 हो जाएगा। -2x कौन से बिंदु पर? इस पे निकालेंगे 2, √2, 2 पर, तो यहां रख देंगे। कितना हो जाएगा? इसको m1 मान लो। क्या मान लोगे? m1। तो ये कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना हो जाएगा? ये √2 हो गया। तो ये m1 ये हो गया। अब m2 क्या करेंगे? m2 यहां से निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा? dy/dx, ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? 2x। कौन सा पॉइंट पर? √2, 2 पे, तो यहां रखेंगे तो 2√2 आ गया। मतलब ये जो है, अब बात करें कि हमारे पास, हाँ, MCQs जी, तो m1 m2 निकल गया। तो ये वाला जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? tan थीटा बराबर, तो m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 m2 का होल मॉड। होल मॉड का मतलब एक्यूट एंगल की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसका?
एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो थीटा बराबर टेन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स हो जाएगा। तो जब भी हम एंगल की बात करते हैं, दो कर्व के बीच का एंगल, मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही दो कर्व के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। हाँ, अभी जो है सब पीवाईक्यूज हम लोग करा रहे हैं। तो एंगल बिटवीन, हाँ वो बता रहे हैं ना, देखो ये कर्व दिया हुआ है, ये वक्र दिया हुआ, कौन सा वक्र? y बराबर ये तथा ये के बीच का प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा? प्रतिच्छेदन कोण का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोण क्या होगा। तो दोनों कर्व को हम लोग क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके अब स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा? इसको डिफरेंशिएट करो, उस पॉइंट को रख दो, इसको डिफरेंशिएट करो, इंटरसेक्शन पॉइंट का दो, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, और ये वाला फार्मूला में लगा कर रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? एंगल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एंगल निकल जाएगा। ठीक है। तो जब भी कभी भी कोई भी कर्व के बीच का एंगल निकालना है, कभी भी किसी कर्व के बीच का एंगल निकालना है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे यदि एंगल निकालना है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, उसके बाद उसी पॉइंट पे क्या करें? दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर करके एक करके उस पॉइंट पे रखेंगे तो दो स्लोप निकल जाएगा, और टेन थीटा बराबर रख लेंगे m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये पॉइंट निकल गया, m1 निकल गया यहां से, और यहां से क्या निकल गया? m2 निकल गया। अब दोनों को यहां पे फॉर्मूला रख देंगे तो अपने आप टेन इनवर्स में निकल के चलाएगा। ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको कर लेंगे। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका? निकाल दिया यहां पे। ठीक है। अब देखो, देखो ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? ये समीकरण दिया हुआ है, ये क्या चीज को निरूपित करता है? ये क्या चीज को निरूपित करता है? तो पता है आप लोगों को कि मैं इसके बारे में बता दूं कि सेकेंड डिग्री का कर्व जो होता है, सेकेंड डिग्री कर्व जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड डिग्री कर्व क्या होता है? हाँ, सेकेंड डिग्री कर्व जो होता है वो होता है ax² प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy 2fy ax² प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस by² प्लस c बराबर ये जीरो होता। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सेकंड डिग्री कर्व आप लोगों ने देखा होगा, सेकंड डिग्री कर्व देखे थे। ठीक है, ये वाला इक्वेशंस होता है। ठीक है, ये सेकंड डिग्री कर्व है। ये क्या है? सेकंड डिग्री कर्व। अब ये सेकंड डिग्री कर्व जो होता है, यदि मैं बात करूं, देखिए
तो ये सेकेंड डिग्री कर्व होता है। ये क्या होता है? सेकेंड डिग्री कर्व। अब सेकेंड डिग्री कर्व में एक बार डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। सेकेंड डिग्री कर्व के बारे में पता है क्या होता है सेकेंड डिग्री कर्व? देखो, सेकेंड डिग्री कर्व की यदि मैं बात करूं, सेकेंड डिग्री यदि कर्व की बात करें तो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2h(xy) 2g(x) 2fy प्लस सी बराबर ये 0 होता है। ये होता है सेकेंड डिग्री कर्व। इसमें एक डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व पता ही होगा, इस प्रकार के जो होते हैं सेकेंड डिग्री कर्व, इस प्रकार का जो चीजें होता है ये सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व होता नहीं। इसका इक्वेशन ये है। अब ये डेल्टा होता है, तो यहां पे क्या है कि ये जो है एक डिटर्मिनेंट होता। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो डेल्टा निकलेगा। ठीक है, AHG HBF GFC GFC HBF AHG। तो A क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Y क्या है? B क्या है? यहाँ पे B जो है कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। H क्या है? एक्स वाई कॉफिशिएंट का आधा, हाफ। और एक्स जी जो है वो एक्स कॉफिशिएंट का हाफ है। Y जो है यहाँ पे देख रहे हो, हाँ ये है 2h(xy), उसके बाद ये कांस्टेंट C है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो डेल्टा है, क्या है? डेल्टा। डेल्टा यदि 0 हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है संयुग्मी सरल रेखा, जिसको हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। यदि डेल्टा 0 हो गया तो ये डिटर्मिनेंट्स है। ये डिटर्मिनेंट में AHG HBF GFC, डेल्टा 0 हो गया मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, डेल्टा 0 नहीं होता है तो ये होता है क्या? कोनिक। ये होता है कोनिक सेक्शन। ये कोनिक सेक्शन बताएगा। अब कोनिक सेक्शन यदि बताएगा तो जिस दिन एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर हो गया, ठीक है, एच यहां से निकाल लेंगे और ये बराबर होगी एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो ये परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय मतलब पैराबोला। पैराबोला। और जिस दिन एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो गया, क्या हो गया? तो ये बोलते हैं अति परवलय, हाइपरबोला। हाइपरबोला। और ये एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो ये होता है इलिप्स। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त, तो सबसे पहले बार डेल्टा चेक करेंगे। डेल्टा चेक हो गया इसका मतलब संयुग्मी सरल रेखा हो गया। डेल्टा 0 नहीं है इसका मतलब कोनिक है। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो ये हाइपरबोला, बराबर होगा पैराबोला। एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो ये इलिप्स होगा। ठीक है, ये है कहानी किसकी? संयुग्मी। ये रेखा का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करेगा, कोनिक सेक्शन भी करेगा, ये वृत्त भी होगा। हाँ, वृत्त कब होगा? जिस दिन h बराबर 0 हो जाए, h 0 हो जाए और इसकी दोनों की कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो यही सरल रेखा जो है, मतलब ये जो सेकंड डिग्री कर्व है, ये रिप्रेजेंट करने लगता है क्या चीज का? सर्कल को। कब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? तो जिस दिन h की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस दोनों का कॉफिशिएंट बराबर हो जाएगा तो इट रिप्रेजेंट्स सर्कल। और यही रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन कब? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा तो रिप्रेजेंट करने लगेगा क्या चीज का? स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। कब? जब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और जिस दिन 0 होने का 0 नहीं है तो ये 0 नहीं आया, इसका मतलब वो कोनिक सेक्शन। और उसमें एच स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा तो परवलय, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाएगा तो अति परवलय, और एच स्क्वायर लेस देन आएगा तो दीर्घवृत्त, जिसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। इसी पे आधारित प्रश्न क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या आया था क्वेश्चन? देखेंगे, देखिए क्या आया था। हाँ, ये क्वेश्चन था इक्वेशन, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डेल्टा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो ए की वैल्यू बताइए कितना है यहाँ पे? ए बराबर कितना है? 6। बी बराबर कितना है? बी की वैल्यू कितना है? माइनस। ए बराबर कितना है? 6। और बी बराबर -6 है।
और यहाँ पे C बराबर कांस्टेंट कितना है यहाँ पे बताइए 4 है। उसके बाद G की वैल्यू बताइए, G कितना है, G का वैल्यू कितना है यहाँ पे, X का कोफिशिएंट का आधा 7, F कितना है यहाँ पे, F की बात करें Y का आधा कितना हो गया यहाँ से 5/2, ये 5/2, और H की जो वैल्यू है X का कोफिशिएंट का आधा कितना हो जाएगा -5/2। ये ए बी सी ये सब की वैल्यूज निकल गया, ठीक है, ये सब की वैल्यूज है। अब डेल्टा निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे डेल्टा। डेल्टा जो होता है हाँ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये होता, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां रखेंगे, बी की वैल्यू यहां रखेंगे, इस तरह से जो वैल्यू है इसमें रखेंगे, और यदि इसकी वैल्यू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा संयुग्मी सरल रेखा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे क्या कि एच स्क्वायर क्या ए बी के बराबर है क्या। यदि ऐसा आ गया तो परवलय हो जाएगा। क्या एच परवलय हो गया, ग्रेटर देन ए बी है क्या, यदि ऐसा हो गया तो अति परवलय हो गया। और यदि एच स्क्वायर जो है वो लेस देन ए बी आ गया तो ये क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त हो जाएगा। तो डेल्टा की यहां पे रखेंगे, इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे इसकी जांच करेंगे, और जैसे ही जांच करेंगे तो आपका क्या होगा वैल्यू या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। 0 हो गया तो क्या हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। और 0 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हुआ तो एच स्क्वायर बराबर ए बी चेक करेंगे, एच स्क्वायर क्या हो रहा है ए बी, ये होगा ऐसा हो गया पैराबोला, ऐसा हो गया तो हाइपरबोला, ऐसा हो गया तो इलिप्स, इस प्रकार से चेक करेंगे। उसके बाद दो जो संयुग्मी रेखा है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो परपेंडिकुलर कब होता है, जिस दिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का योगफल 0 आ गया। जैसे यहां पे देखो इस दोनों का सम 0 है कि नहीं है, यदि ये दोनों का सम गुणांक जो है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट यदि ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संयुग्मी सरल रेखा को, मतलब वो जो रेखा होगी वो परपेंडिकुलर होगी। वो कैसा रेखा होगी, परपेंडिकुलर होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ अब देखिए क्वेश्चन ये भी आया हुआ था एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या हुआ था, यहां दिया हुआ है कि कोनिक ये जो है इज क्या है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी उसी पे बेस्ड है, उसी पे आधारित है कि यह जो कोनिक सेक्शन है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, हाँ, ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये क्या दीर्घवृत्त कर रहा है, अतिपरवलय कर रहा है, पैराबोला हाइपरबोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी पे आधारित क्वेश्चन से आप डेल्टा निकालें। डेल्टा जो निकालेंगे वो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ए एच जी बी एफ सी, हाँ अभी बताया था ना ये ऑल ये एच हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, हाँ ये सी हो जाएगा। ये डेल्टा निकाल लेंगे, क्या करेंगे इसको डेल्टा निकाल लेंगे। उसके बाद एच स्क्वायर चेक करेंगे, वो ए बी, यदि 0 हो गया तो संयुग्मी रेखा, 0 नहीं हुआ इसको याद रखते हैं गॉन फॉर सिनेमा हैविंग बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है ये एच है, हैविंग बी एफ सी है, ठीक है। हाँ तो इस तरह के याद रखते हैं, एच बराबर यदि आ गया तो वही चीज़ें कंडीशंस भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है तो ए क्या है यहाँ पे बताएं, ए की जो वैल्यू है वो 1 है, क्या है ए की वैल्यू 1 है। उसके बाद एच की जो वैल्यू है वो एक्स वाई का कॉफिशिएंट होता है ना, वो भी उसका आधा तो 1/2 हो गया, 2h के बराबर होता। बी की जो वैल्यू है 1 है, और यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो 1/2 है, और एफ की जो वैल्यू है वो भी 1/2 है, और सी की जो वैल्यू है वो -1 है। अब इस डिटर्मिनेंट में रखेंगे, यदि 0 आ गया
तो ये क्या होगा, संयुग्मी सरल रेखा हो जाएगा। जीरो नहीं आया, इसका मतलब जीरो नहीं आया, इसका मतलब कोई पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स होगा। पैराबोला जांच करने के लिए एच स्क्वायर बराबर ये भी होना चाहिए, हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए, और एलिप्स के लिए एच स्क्वायर लेस देन ए भी होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक बात है समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए। हो जाएगा, यहां तक कर लेंगे। चलिए, यदि ये हो जाएगा तो अब आगे देखें। जैसे ये दिया हुआ है, ये भी वही है, उसी पर आधारित है। ये भी क्या है, उसी पे आधारित है कि देखो भाई, एक्स स्क्वायर की गुणांक कितना है, तो यहां से ए बराबर कितना हो गया बताइए, टू। ए बराबर कितना हो गया, टू। ए की जो वैल्यू हो गया वो हो गया टू। ए की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, टू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी बराबर भी कितना हो गया, टू। और यहाँ पे एच की जो वैल्यू है, ये टू एच की वैल्यू होता तो -1। ठीक है, -1। उसके बाद नहीं, एच एच की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई है ही नहीं। तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू होती है वो -1, और एफ की जो वैल्यू होगी -1, और सी की वैल्यू होगी 5। अब ये वाला इस पे डिटर्मिनेंट में रख देंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट बराबर, हाँ, ये वाले डिटर्मिनेंट पे यदि इसकी वैल्यू जीरो हो गया तो सरल रेखा, मतलब संयुग्मी सरल रेखा। जीरो नहीं हुआ तो जांच आगे करना पड़ेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, अति परवलय, एच स्क्वायर बराबर ए बी, हाइपर बोला पैरा, ये कौन सा पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ये इलिप्स। ये करनी पड़ेगी कब, ये कब करना पड़ेगा, ये कब करना पड़ेगा, जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। यदि ये जीरो हो गया, ये जो है जीरो हो गया, तो बोलेंगे डायरेक्टली क्या है, ये संयुग्मी सरल रेखा। जीरो नहीं हुआ तो ये जांच करनी पड़ेगी। इसमें हाइपरबोला है, ये पैराबोला है, ये इलिप्स है। हाइपरबोला तो अति परवल है, और ये परवल है, और ये क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, बन जाएगा। देखेंगे इसको कौन सा आ रहा है, डिटर्मिनेंट पे चेक करेंगे। आगे दिया हुआ है कि यदि ये समीकरण अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट, ये दिया हुआ है समीकरण, ये दिया हुआ है एक सरल रेखा है। अब ये सरल रेखा ही बता रहा है, क्या बता रहा है, ये सरल रेखा है। इसका मतलब यदि ये सरल रेखा है तो इसका डेल्टा क्या होगा, बोलो, जीरो होगा। ये क्वेश्चन वाला ही कह रहा है कि ये सरल रेखा है, इसका मतलब डेल्टा जीरो होगा। डेल्टा की वैल्यू क्या होता, हाँ, ए एच जी, ये जी एफ सी का डिटर्मिनेंट होगा। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू यदि जीरो आ गया, इसकी वैल्यू यदि जीरो आ गया, ये बोल रहा है क्या कि ये तो रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब डेल्टा पक्का क्या होगा बताओ, ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यहां से ए बराबर जो है वो 3 है, और एच बराबर जो है वो 7/2 है, और बी की जो वैल्यू है वो 2 है। यहाँ पे देखेंगे जी बराबर जो होगा वो 5/2 होगा, और एफ की जो वैल्यू होगी वो भी 5/2 होगा, और यहाँ पे सी की जो वैल्यू है के होगा। अब इस डिटर्मिनेंट में रख दे यहाँ पे। अब इसको डिटर्मिनेंट रखने के बाद जैसे ही जीरो करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता ही है,
नहीं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सबकी वैल्यू रख देंगे। अब जैसे सबकी वैल्यू रखेंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, के की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मैं बात करूं, ए का डिटर्मिनेंट ए कितना है यहाँ पे 3, एच कितना है 7/2, जी कितना है 5/2, और यहाँ पे एच कितना है 7/2, उसके बाद बी कितना है 2, एफ कितना है, एफ जो है 5/2, उसके बाद जी कितना है 5/2, एफ कितना है, ये भी 5/2 है, और सी कितना है, के है। अब इसको जीरो कर दें, क्या कर दें यहाँ से, जीरो कर दें। अब जैसे जीरो करेंगे तो आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये डेल्टा जो होगा वो जीरो होगी। हाँ, जैसे ये पूछ रही है कि पॉइंट कब होगा, पॉइंट के लिए क्या होता है कंडीशन, देखिए पॉइंट के लिए पॉइंट क्या होता कि भाई सबसे पहली बात एक सर्कल रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो पॉइंट का कंडीशन होता है कि एच जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एच जीरो। अब एच जीरो हो गया किसमें, उसके बाद हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस यदि जीरो हो गया इसका मतलब वो पॉइंट होता। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, जैसे अंजलि पूछ रही है कि सर पॉइंट कैसे होगा, पॉइंट कब होगा, तो एच जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एच मस्ट बी जीरो। उसके बाद रेडियस जीरो होना चाहिए। रेडियस क्या होता है, कोनी सर्कल का, आर बराबर अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। जब रेडियस जीरो हो जाएगा और एच जीरो हो जाएगा मतलब वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बातें समझ में आ गया, अंजलि बोलो। रेडियस जीरो होना चाहिए, ठीक है, एच जीरो और आर मस्ट भी जीरो होना चाहिए, तब जाकर के क्या हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कोनिक सेक्शन क्या चीज का। तो ये बन जाएगा, उम्मीद है कि इसमें वैल्यू करोगे, इसमें रखोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, की वैल्यू निकल जाएगी। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता ही होगा, इसमें रखेंगे जीरो की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, अब ये देखिए क्वेश्चन आया था, ये बोल रहा है इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आ रहा होगा, जैसे फुट ऑफ कोई प्लेन है, कोई बिंदु यहां पे दिया हुआ है, ये बिंदु है कि कौन कौन सा, 1 2 1, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा ये दिया हुआ है, दिया हुआ ये कौन सा है, -2 1 और 0 दिया हुआ है। तो बोलो ये प्लेन का समीकरण क्या होगा, ये प्लेन का समीकरण क्या होगा, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, अब इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, प्लेन का समीकरण दिया हुआ है। तो बात करें कि प्लेन का समीकरण के लिए यदि प्लेन का समीकरण लिखना है तो सबसे पहली बात क्या होता है कि वेक्टर फॉर्म में जैसे जनरली लिखते हैं, आर वेक्टर आर माइनस बिंदु जो भी होता है डॉट एन कैप बराबर जीरो। एन नॉर्मल वेक्टर है, एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अब मैं बात करूं कि यार प्लेन का इक्वेशन लिखना है, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर बनेगा कैसे, सबसे आसान तरीका है कि ये पॉइंट प्लेन पर है, ये पॉइंट प्लेन पर है, मतलब ये पॉइंट जो होगा प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट ऑप्शन ए में पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही प्लेन होगा। अरे ये पॉइंट प्लेन पर है तो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, रख के देख सकते हो। दूसरा कोई चाहिए, किसी बच्चे को चाहिए होगा कि नहीं हमें तो इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है तो भी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहली बात देखो, ये इसको मिलाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ही नॉर्मल वेक्टर होता है, डायरेक्शन रेशियो ही नॉर्मल वेक्टर होगा।
तो डायरेक्शन कैसे मिलाएंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर, ये जो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2, ये नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया। ठीक है, ये का मतलब बिंदु, पॉइंट, पासिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब ये वाली वेक्टर मिल गया माइनस 2i कैप, क्योंकि देखो 3D का, हाँ, प्लस में ये j कैप और ये k जीरो है, तो a वेक्टर मिल गया, यहाँ पे रख देंगे। अब 3D में चेंज करना है, 3D में लाने हैं, तो r वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, r वेक्टर का मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के यहाँ रख दोगे, तो आप इसको कर लेंगे 3D में भी कन्वर्ट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है कि किसी का कोई पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है, तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता होता है तो प्लेन का इक्वेशन भी लिख लेते हैं। क्या करते हैं, प्लेन का इक्वेशन भी लिख लेते हैं, लेकिन सबसे इजी वे में वेक्टर से बनता है। ठीक है, क्या बोल रही है सर, सब एम एक्स जगह जेड होगा एन ऑप्शन में, क्या बोली अंजलि, समझ नहीं पाया मैं। अब इसमें जो मैं बता रहा हूं प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए, कि भाई सबसे पहली बात पूछा है कि ये पॉइंट बिंदु दिया हुआ है, इसका फोटो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है। हाँ, या तो यदि दिया हुआ है कि आप दे ऐसे देखो, ऐसे देखो कि यदि ये दिया हुआ है, इसमें से समतल पे डाले गए लंब ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो ये कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे प्लेन में रखा हुआ है। अब प्लेन में दिया हुआ है तो अब इक्वेशन निकाल सकते हैं, एम एक्स से दो जगह, हाँ वो कहीं मिस्टेक्स हुआ होगा। हम्म, हाँ वो मिस्टेक्स दिया हुआ है, कौन देखो उससे टेंशन नहीं लेना है, बस मिस्टेक्स है ऑप्शंस में, कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ये बोल रहा भैया इसका इक्वेशन कौन सा होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई कर गया वही उसका आंसर होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, हाँ एक में जेड होगा, वो एक्स नहीं है, वो जेड होगा। हाँ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये क्या है, दिस इज द जेड, दिस इज द ऑल्सो जेड, दिस इज द जेड एंड दिस, हाँ ये ठीक है। चलिए, क्या बात है, समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ए भी एक डायमीटर है, किसका, कोई वृत्त है, वृत्त है देखो, सर्कल है, ठीक है, तो इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर हो जाएगा -1 कॉमा -2, ये सेंटर हो गया, यहां से निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है, एक कोई डायमीटर है ए बी, ये सेंटर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ए जो है, ए 1,0 है, तो ये वाला क्या होगा बी, अरे इसको x,y मान लो, और ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, क्या करो, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, जैसे क्या है 1 + 0/2, 1 + 0 नहीं है, x लिखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 + x/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा, 0 + y/2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, तो यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से y निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से y निकाल लो, बातें बन जाएगी। नहीं समझ में आया, अरे कोई सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, अब ये एक पॉइंट दिया हुआ ये, और ये बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला के माध्यम से ये तुम्हारा बीचों बीच हो जाएगा ना ये, तो जिसका, हाँ, तो मिड पॉइंट फार्मूला से एक्स वाई निकाल लिया, आ गया,
चलो आगे देखो। ये दिया हुआ है। अब ये क्या है, देखो ध्यान से। ये दो लाइन के इक्वेशन होते हैं, पता है, दो लाइन के इक्वेशन होता है। जैसे एक्चुअली इक्वेशन होता है, जैसे लाइन जो होता है ना, पेयर ऑफ लाइन, एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by²। ये होमोजीनियस इक्वेशन होता है। अब इसमें दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, संयुग्मी सरल रेखा क्या होता, दो सरल रेखाओं का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइंस, दो सरल रेखाओं का संगम, मतलब ये कॉम्बिनेशन एक साथ। ठीक है, इसमें दो लाइन है, उसके बीच का लाइन का एंगल क्या होगा ये पूछ जा रहा है। तो दो तरीका होता है, या तो दोनों लाइन अलग अलग निकाल लो, दोनों लाइन अलग अलग निकाल लो, उसके बाद में दोनों का स्लोप निकाल करके टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 होता। का मॉड, मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि हम एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होता है, एक फार्मूला आता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर जो होता है फार्मूला, वो 2 × अंडर रूट में h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी होता। ये फार्मूला होता। तो यहां से बताओ ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -6, बी दिया हुआ है 1, और h जो है, h इसका मतलब 2h होता, तो ये होता -1/2। यहाँ पे रख देंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर। ठीक है, हाँ। तो जो भी इस फॉर्म में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये फॉर्मूला रख दोगे, टेन थीटा बराबर 2 × अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये होता, और यहाँ पे एक्स वाई का जो कॉफिशिएंट होता है वो 2h होता। तो h निकालना है, तो यहाँ से 2h कितना है, -1, तो h कितना होगा, -1/2। तो ए बी एच की वैल्यू है, उसमें रख देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कर पाएंगे कि नहीं बताइए? हो जाएगा ये सॉल्व? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, अब इसको क्या दिया हुआ है बताइए, कि ये जो है किसी नाभि, हाँ, इन द कॉनिक सेक्शन L/R = ये दिया हुआ ना, L/R बराबर कितना होता, 1 प्लस ई cos theta, the sum of the reciprocal of the segment of any focal chord, एनी फोकल कॉर्ड। ये संकव है ना, संकव एल बराबर दो है। तो किसी नाभिकीय जीवा के भागों का व्युत्क्रम का योग, रेसिपोकल का योग कितना होता है, ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे दे दिया, कितना होता, 2/L। क्या होता है ये, 2/M सम होता है, डायरेक्ट ये रिजल्ट ही दे दिया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कि भाई L/R पढ़े हो गए, कि L/R बराबर यही दिया हुआ है, ये सी नहीं है ना, ई है, ये ई है। किसी नाभि जीवा के व्युत्क्रम का योग का कितना होता, तो 2/L होता। ठीक है, हाँ।
अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो ध्यान से देखेंगे, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ये दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। अब क्या पूछ रहा है भाई, दिया हुआ है यहाँ पे कि एक त्रिभुज की भुजाओं की मध्य भुजाओं ये दिया हुआ है, निर्देशांक ये दिया हुआ है, उनके केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, मिड पॉइंट है, तो ये मान के चलो ये है, बी है, सी है, इसका सेंटर निकलेगा, बड़े वाले का पूछ रहा है, लेकिन ये सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल का जो सेंटर होगा ना, केंद्रक, वो जो केंद्रक होगा वही एबीसी का भी होगा, वही क्या होगा, एबीसी का। तो उसका सम कैसे निकालेंगे, इसका केंद्रक क्या होता है, तो जैसे x बराबर क्या होता, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये पॉइंट दिया हुआ है तीनों का, ये जैसे देखो कितना दिया हुआ है, 5,2, 3,3 और ये 2,2 दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो यहां से निकाल लो, ये जो त्रिभुज होगा, ये ट्रायंगल जो होगा ना इसका, इसकी जो केंद्रक होगी वो इसका केंद्रक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये वाली बातें समझ में आ रही है। ऑप्शन सी आ रहा है, हाँ जो भी आएगा। देखो मैं तरीका सब बता देता हूँ ना, अब उसको तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेशन वर्क जो है, कैलकुलेशन में ही करूँ तो फिर क्या मतलब है, आप पूरा प्रॉपरली सब कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो इसका जो सेंट्रॉइड निकालोगे, ये जो सेंट्रॉइड जो होगा, मतलब केंद्रक जो होगा वही बड़े वाले का होगा। अब कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखेंगे इसको, क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ए भी एक सीधी रेखा है ना, ए भी एक सीधी रेखा है, ये ए है। ज्योमेट्री की खास बातें हैं, जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे करेंगे। ए भी एक सीधी रेखा है, ए भी एक सीधी रेखा है, और ओ रेखा ए बी पर बिंदु है, यहाँ पे कोई ओ है, ये बिंदु ओ है ना, ओ ए, हाँ ओ ए, और ये क्या है, ओ बी के साथ मेल नहीं खाती है, तो ये एक सी है, यहाँ पे इधर सी है, वो मेल नहीं खाती, इधर है सी, इसको मिलाने वाला है, हाँ ये वाला। तो बोल रहा है क्या, बी ओ सी जो है, ये वाला कोण क्या होगा, बात समझ में आ रही है, मेल नहीं खाती है, ए ओ सी, ये वो सी, बी वो सी। अरे ये वाले कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, अरे संपूरक कोण है ना, ये कैसा कोण है, बोल रहे ये कोण कैसा कोण है, तो ये और ये कोण है, जैसे कुछ लाइन है इस प्रकार से जा रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा, तो क्या बोलोगे, संपूरक कोण। ये तो कौन सा वो संपूरक कोण होता, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ना, क्यों, संपूरक कोण वो होता है ना जिसको दोनों कोणों का योग जो हो क्या हो, 180 डिग्री हो। तो ये कौन पूछ रहा है, ये कौन क्या है, तो भाई ये संपूरक संपूरक कौन होता, ठीक है। इक्वल है नहीं, कोई जरूरी नहीं इक्वल होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये क्या है, संपूरक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, चलिए। अब देखेंगे, ये दिया हुआ है, हाँ, इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल विद वर्टाइसेस दिया हुआ, ये त्रिभुज का, जैसे कोई त्रिभुज है,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 0,0 है, ये 1,√3 है, ये 2,0 है। अब बोल रहा है इसका इन सेंटर, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के लिए देखेंगे ध्यान से, तो अंतः केंद्र का क्या होता, इन सेंटर क्या होता। इन सेंटर निकालने का यदि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे इस तरह से मैं फार्मूला बता देता हूं, जैसे ए है और ये कोई बी है और ये कोई सी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है। ए के सामने वाला जो है इसको मान के चलो ये ए भुजा होगा, बी के सामने वाला यहाँ से यहाँ लंबाई बी होगी और सी के सामने वाला यहाँ से सी होगा। तो इसका जो अंतः केंद्र होता है वह ax1 bx2 प्लस cx3 होता, अपॉन में ये प्लस बी प्लस सी होता, और y जो होता ये y1 by2 cy3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी होगा। ax1 bx2 cx3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, y बराबर ay1 by2 cy3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए क्या है यहाँ पे, ए जो है ए के विपरीत वाली यहां से लंबाई निकाल लोगे। दूसरी बात, यदि कोई त्रिभुज, यदि कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, समबाहु हो, तो सभी केंद्र एक जगह होते हैं, चाहे वो इन सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सब एक ही जगह होता। मतलब यदि कोई त्रिभुज जो है क्या है, इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी केंद्र एक जगह होता। तो कभी भी कोई पूछे कि भाई इसका इन सेंटर, इन सेंटर के लिए तुम्हें क्या है कि ये इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी दूरी सूत्र से, इसकी भी निकालनी पड़ेगी, इसकी भी निकालनी पड़ेगी। ये वाले फॉर्मूला रखोगे तो x निकलेगा, ये वाले फॉर्मूला को y निकलेगा, ठीक है। और यदि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसका डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकाल दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ये सब जो है फॉर्मूला सेंट्रॉइड निकाल दोगे, ठीक है। तो एक बार जांच कर लेना है। वैसे इसकी दूरी जो दिया हुआ है, इसकी दूरी कितना आ रहा है, ट्रायंगल दिया, वर्टाइसिस दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, और यदि ये इक्विलेटरल आ गया, इसका मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकालो। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं यहां से। कब, जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल होता है तो सभी सेंटर एक जगह होते हैं। सभी सेंटर कहां होता है, एक ही जगह होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, यदि इक्विलेटरल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे रख दो, सब हो जाएगा। अंतः केंद्र दिया हुआ है, निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो अब देखेंगे क्या बोल रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दो समांतर रेखा, दो पैरेलल लाइन, एक ये दिया हुआ है, एक ये लाइन दिया हुआ है, और दूसरा ये लाइन दिया हुआ है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिखा है, बता दो, डी बराबर C2 माइनस C1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड होता, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे दोनों लाइन पैरेलल है, तो बराबर करोगे, पहले गुणांक देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये दोनों सेम है, यहां से यहां तक केवल C2 माइनस C1 है, तो डायरेक्ट डी बराबर क्या लिखो, C2 इसको मानोगे चाहे उसको मानो, C2 माइनस C1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का मॉड। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
C2 माने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। अब देखें ये क्वेश्चन देखें, आ गया। बोल रहा है क्या, यदि बिंदुओं ए तथा बी का निर्देशांक क्रमशः, देखो कोई बिंदु दिया हुआ है ए और कोई बिंदु दिया हुआ है बी, इसका निर्देशांक है -3,4 और इसका बी का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट। अब क्या बोल रहा है, सी है, सी ऐसा है, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक इसका जो रेशियो है वो 2 होगा और यहां से यहां तक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो देखो, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 1 है। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है ना, बाह्य विभाजन में x कैसे निकालते, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस y1 अपॉन में m1 माइनस m2। यहां से x और y निकाल लेंगे फॉर्मूला पे, क्योंकि ये m1 m2 दिया हुआ है, इससे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन से निकल जाएगा। दूरी सूत्र, एक्सटर्नल डिवीजन होता है ना, सेक्शन फार्मूला, ये वाले फॉर्मूले में रख लेंगे। अब ये देखो, ये क्या दिया हुआ ना, यहाँ पे देखो ये वाला रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, AC, देखो AC, हाँ 2BC मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ तक 1 है, तो ये m1 m2 निकल गया, x1 y1 x2 y2, ये फॉर्मूला पे रख लेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु इतना रेखा से वह दूरी जो ऐसी रेखा की अनुदिश मापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 का कोण बना हो, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से, फ्रॉम द लाइन, इसे कोई लाइन है, लाइन दिया हुआ है, कितना है, ये कौन सा लाइन है, 4x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ है। अब कोई बिंदु दिया हुआ इधर 4.1, यहां से दूरी निकालनी है जो कि इससे कितना एंगल बना रहा हूं, 135 डिग्री का कोण बना रहा हूं। तो ये जो जहां से 135 डिग्री, जैसे बहुत सारा है, ये जो है 135 डिग्री का कोई लाइन बना रहा होगा जो पास कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, इतना फ्रॉम क्या दिया, फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग 135 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला दिया हुआ है। तो इसकी बीच का दूरी क्या होगा, एक दो तरीका है इसका बीच का दूरी निकालने की, पैरामेट्रिक तरीका, पैरामेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा मैं चाहूं तो ये देखो, इसका स्लोप एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप एंगल। कैसे निकाल सकते हैं, इसके बीच का एंगल पता है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, ये लाइन का स्लोप ना पता नहीं है तो मान लिया m, क्या मान लिया, m, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन का स्लोप मान लिया m और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है 135, मतलब ये 135 वैल्यू पता है और ये फॉर्मूला होता m1 माइनस m, मान लिया इसको m मान लिया, और इसका स्लोप पता है,
इसका स्लोप कितना होगा 4, इसका स्लोप कितना होगा लाइन का 4 अपॉन में 1 प्लस 4m। अब यहां से क्या निकल जाएगा, m की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा m की, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन निकल गया और ये लाइन का इक्वेशन पता है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। अब जब ये पॉइंट निकल गया इसके बीच की दूरी निकाल लो। देखेंगे ध्यान से, मैं बता रहा हूं कि भाई इस लाइन का दिया हुआ है जिसका स्लोप कितना होगा m बराबर, कोई बच्चे बोलेगा कि m बराबर 4 हो गया। इस लाइन का स्लोप पता है क्या, नहीं पता है, मान लिया। लेकिन इसकी लाइन और इसकी लाइन के बीच का एंगल ये पता है कि वो 135 डिग्री है, तो tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप मिल गया। और इस लाइन का स्लोप मिल गया, बिंदु पता है, इस रेखा का समीकरण मिल जाएगा। अब जैसी रेखा का समीकरण मिल गया तो इसका, इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का समीकरण, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल के दूरी सूत्र से निकाल दो। क्या करोगे, दूरी सूत्र से निकाल दोगे। तरीका समझ में आ गया। अरे इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप मान लिया, इसके बीच का कोण 135 डिग्री है, 135 डिग्री, tan 135 कैसे निकालोगे, tan 90 प्लस 45, tan 90 प्लस 45 कितना होगा, सेकंड बन जाएगा -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसका हो गया -1, तो यहाँ से m निकाल लो। अब इस लाइन का m पता है और बिंदु पता है, तो इस रेखा का समीकरण पता है। अब ये रेखा पता है, ये रेखा पता है, ये बिंदु पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे। ठीक है, चलो आगे देखें। ये क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज सेगमेंट बिटवीन द लाइन ए और ए इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, बाइसेक्ट कर रहा है, तो कोई लाइन होगा तो क्या बोल रहा, उस रेखा का समीकरण बताइए जिस रेखाओं का, जिस रेखाओं ये और इसके बीच का अंतःखंड समद्विभाजक है। ठीक है, इसका अंतःखंड मान के चलो, दोनों रेखा पैरेलल है क्या, मान के चलो कोई रेखा है और ये कोई रेखा है, इसको मिलाने वाले रेखा का मिड पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन सा है, हाँ, इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो ये बिंदु पता चल गया, बिंदु तो पता है, ढाल चाहिए। समझ में आ रही है, जैसे कोई बोल रहा है कि ये लाइन है और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ अब देखेंगे ध्यान से, लेकिन ये पॉइंट बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ये अंतःखंड है, अंतःखंड का मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तरीका से ध्यान से देखेंगे। इसका हमें स्लोप चाहिए, तो मान लिया इसका m, क्या मान लिया m। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बोलेगा हाँ। अब इस लाइन का स्लोप पता चल गया, m पता है, बोला हाँ। इसके बीच का कोण पता है क्या, नहीं पता है, थीटा, मान लिया थीटा। सिमिलरली इसका m पता है, बोला हाँ। इसका स्लोप पता मान नहीं गया, नहीं है, तो इसको मान लिया m। इसके बीच का एंगल जो होगा क्या मान लिया, थीटा। तो टेन थीटा निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यूज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वैल्यूज, टेन थीटा की वैल्यू निकल गया, निकल जाएगा ना। क्या होता है फॉर्मूला टेन थीटा की वैल्यूज, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2 का मॉड से। क्या बात समझ में आ रही है, स्लोप निकल जाएगा। अब स्लोप निकल गया तो बिंदु निकल, बिंदु दिया हुआ है। अब रेखा की समीकरण निकाल लेंगे। क्या करेंगे, रेखा की समीकरण निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बोल रहा है कि ये दिया हुआ है सेकेंड डिग्री कर्व, रिप्रेजेंट पैरेलल ऑफ लाइन। पैरेलल ऑफ लाइन क्या होता है, इसमें लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड डिग्री कर्व
पैरेलल लाइन इफ एफ प्लस एच इक्वल निकालना है। दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? समांतर रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात डेल्टा क्या होगा इसका? डेल्टा जीरो होगा। डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो होगा। और दो समांतर रेखाएं जब रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब डेल्टा यदि जीरो है, डेल्टा क्या है? जीरो है, तब जाकर के यदि एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाता है, तभी वो दो लाइन आपस में पैरेलल होता है। क्या होता है? आपस में पैरेलल होता है। तो जिसका डेल्टा निकालो, डेल्टा बराबर जीरो करो, और जरूरत पड़े तो एच स्क्वायर जो है वो ए बी बराबर होता, तब जाकर के क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर समांतर है, मतलब टेन थीटा बराबर कितना होगा? दो गुने कितना होता? एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ये प्लस बी। जब ये जीरो होगा तब टेन थीटा जीरो होगा, और दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब थीटा जीरो होगा। दो लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब थीटा क्या होगा? उसका जीरो होगा। अब थीटा जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को, इसका मतलब डेल्टा मस्ट भी जीरो। अब डेल्टा जीरो है, इसका मतलब एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी होगा। जैसी करेंगे आप एच प्लस एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? फटाफट इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मैं सब बता देता हूँ, आंसर निकाल लेंगे। अब क्या है सेंटर ऑफ द कॉनिक के लिए? ये पढ़े हो गए सेंटर ऑफ द कॉनिक। ये कोई रहता है, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, डे वाई एफ बाई डे वाई एक्स, याद आ रही है? इक्वल टू जीरो करते हैं, फिर डे वाई एफ बाई डे वाई बराबर जीरो करते हैं। यहाँ से इक्वेशन वन और यहाँ से इक्वेशन टू। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई निकलेगा। अब एक्स वाई जो निकलेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे मैं इसका डेरिवेटिव बात करूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा? जैसे 10x है, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -6y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, +22 हो जाएगा, बराबर जीरो। ये इक्वेशन वन हो गया। इक्वेशन टू, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ फिर से, तो ये जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा -y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस कितना? 6x, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, प्लस में 10y, प्लस में 10y, और उधर करेंगे y के इसमें -26 बराबर जीरो, ये 2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को। जैसे ही 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई निकलेगा। अरे कुछ नहीं, ये तो सेकंड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव के माध्यम से सेंटर ऑफ कॉनिक निकालते हैं। कोई भी सेकंड डिग्री है, कर्व निकालना है, सेंटर निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो वाई के रिस्पेक्ट में। अब इक्वल टू जीरो करोगे, दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स वाई निकलेगा, वही सेंटर ऑफ कॉनिक होगा। किसी का भी, जिस कॉनिक का भी, कोई भी कॉनिक हो यदि उसमें सेंटर है, कोई भी कॉनिक हो जिस यदि उसमें उसका सेंटर है, इसका मतलब वो पार्शियल डेरिवेटिव से निकालते हैं। क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है। सेंटर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर निकालने पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों सर्कल्स की अब उसका सेंटर बतानी है। तो दो तरीका है, आ तो ज्योमेट्री का यूज करो, या फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो। इक्वेशन सर्कल लिखोगे, जनरल इक्वेशन कितना होता? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ये लिखा। पहला पॉइंट पास करा दो, पास करा दिए, पासिंग थ्रू 2,0, तो 2 ये 4 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस में 4g, ये जीरो हो जाएगा, प्लस सी बराबर जीरो, ये इक्वेशन वन। अब सेकंड पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कौन सा? 0,6, 0,6, ये जीरो हो जाएगा, ये कितना होगा?
ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा, प्लस सी बराबर 0। अब इसको पास करा दो। पास कौन सा करा दिए, 5,1, 5,1, 5,1 पास कर दी, कितना हो जाएगा बताओ, ये 25, 1 में 1 प्लस 10G 2F प्लस सी बराबर 0। तो ये 1 हो गया इक्वेशन, ये 2 हो गया, ये थर्ड हो गया। तीनों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा जी एफ और सी। अब जी एफ सी की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ रख देंगे तो इस सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सर्कल का इक्वेशन। अब सर्कल का इक्वेशन को, यदि सर्कल का इक्वेशन पता है तो सेंटर कितना, सेंटर ही तो पूछ रहा है ना, सेंटर, तो इसका सेंटर जो होता है वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। क्या होता है सेंटर, माइनस जी कोमा माइनस एफ होता। तो कभी भी 3 पॉइंट दिया हुआ है तो एक तरीका क्या है कि भाई इक्वेशन सर्कल माना, पासिंग इससे लगा दिया इक्वेशन मिलेगा, इससे कर दिया ये निकला, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल निकाल लो। दूसरा क्या है, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री से, जैसे जैसे दिया गया इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर रिप्रेजेंट करने के माध्यम से भी चीजें निकाल सकते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है, इफ द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये दिया हुआ है, एक स्लोप मान के चलो m1 है, ठीक है, वन लाइन रिप्रेजेंटेड इसका इज स्क्वायर ऑफ द अदर। दूसरा जो स्लोप होगा, दूसरा जो स्लोप होगा वो 2m1, क्या बोल रहे हैं, हाँ, यदि ये रेखा दिया हुआ प्रदर्शित रेखाओं का एक प्रवणता दूसरी प्रवणता का वर्ग हो, दूसरा जो है 2 नहीं, इसको 2 नहीं, वो m1 स्क्वायर है, एक का m1 स्क्वायर है, दूसरे का m1 है, ये बोला जा रहा। हाँ, तो ये बताना है, जैसे ये दिया हुआ है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो पता होगा कि भाई इसका सम ऑफ रूट यदि बात करूं, m1 प्लस m2 जो होता है -2h/b होता है, और एक m1 इंटू m2 क्या होता है, हाँ, एक m1 इंटू m2, ये वाला निकाल लेंगे, m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, m1 स्क्वायर -2h/b, और ये क्या हो जाता है, b/a। अब यहाँ से निकाल देंगे, रख देंगे, तो ये m1 की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, m1 की जो वैल्यू है वहां से निकाल लेंगे, a/b है यहाँ से, क्या यहाँ पे ये है a/b, हाँ, इसको काट दो, a/b, तो इस पे रख दोगे, इसकी वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2h/b, और यहाँ पे m1 इंटू m1 स्क्वायर हो जाएगा, a/b होगा, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, इसी से निकाल दोगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है, क्योंकि m2 के जगह में क्या दिया हुआ है, m1 स्क्वायर दिया हुआ है, तो होता -2h/b, और m1 m2 क्या होता है, a/b, तो m2 के जगह में m1 स्क्वायर आ जाएगा, इसके जगह ये m1 क्यूब हो जाएगा, a/b रख दो। तो यहाँ से बात करूँ तो m1 क्यूब जो होगा a/b, ये कितना है, यहाँ से देखो a/b कितना है 1, मतलब m1 क्यूब बराबर a आ गया, क्या आ गया, a। और यहाँ से जो इक्वेशंस है, m1 स्क्वायर प्लस m1 बराबर में -2, h कितना है यहाँ पे 2, h कितना है -3,
बाई बी, बी कितना है यहाँ पे 1, इसको सॉल्व करेंगे m1 स्क्वायर प्लस m1, ये 6 हो जाएगा, ये -6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, m1 की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये निकल जाएगा। यही तो निकालने बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द सेंटर। जैसे ये क्या ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको उधर करोगे तो ये हो जाएगा x-2 बराबर cos थीटा, ये इधर करोगे तो y-3, अच्छा y कितना हो जाएगा यहाँ से, ये by 3 भी हो जाएगा cos थीटा, ये y, अच्छा इसको, ये 4 है यहाँ लिखता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा x-2 by 3 बराबर cos थीटा, इसका कितना हो जाएगा y+4/3 बराबर साइन थीटा, स्क्वायर नहीं साइन थीटा, इसको स्क्वायर करके जोड़ोगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब x-2/3 का होल स्क्वायर, ये प्लस आएगा, क्या आएगा y+4/3 का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे, क्या निकलेगा यहाँ से सेंटर। अब जब यहाँ इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, सेंटर निकल जाएगा। फिर डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट से, तो एक बिंदु क्या निकलेगा यहाँ से, जब इसको जीरो करेंगे तो -2, -4, ये बिंदु निकला इससे, और एक बिंदु है 1, -2 से, इस दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दूरी, ठीक है। अब यहां से बोल रहे क्या, इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल्स। दो लाइन है, इसमें पेयर ऑफ लाइन है, तो बोला भैया इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो मैं तरीका बता देता हूं इसका, देखो कैसे करना है। कि भाई सबसे पहली बात, ये दो लाइन को सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक बना करके। कैसे क्वाड्रेटिक, x² x और ये कांस्टेंट जैसा मान लो, तो x की वैल्यू निकालोगे, सेपरेट कर लोगे दो लाइन, तो एक लाइन ये निकलेगा और एक लाइन ये निकलेगा, ठीक है। अब जो दो लाइन निकलेगा उसका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, तो यहां से निकल जाएगा पॉइंट। और जो दोनों लाइन है इसका एक m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। और m1 m2 है तो उसके बीच का थीटा निकाल लो, या फिर फार्मूला लगा लो। फार्मूला याद नहीं रखना है, दो लाइन सेपरेट करो, क्वाड्रेटिक निकाल करके एक लाइन ये हो जाएगा, एक लाइन ये हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, एक लाइन का स्लोप m1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा m2। अब इसके बीच का एंगल निकालो tan थीटा। अब जब भी एंगल बोला जाए तो एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे प्लेन है, इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, मतलब x 0 हो जाएगा ना। मतलब कौन सा इक्वेशन होगा, तो x तो रहेगा ही नहीं, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा x एक्सिस के पैरेलल में। उसके बाद देखिए आगे, बोल रहा है कि मान लें एक सीधी रेखा L है, ठीक है, एक सीधी रेखा L है, एक बिंदु P के माध्यम से गुजरने वाली सीधी संख्याएं जो इसके L के समांतर है, तो L के समांतर में
एल के समांतर में, इसके समांतर में कोई बिंदु पी है, तो ऐसा करेंगे पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल ऐसा करेंगे लाइन तो बहुत जा सकता है, इसके पैरेलल में एक ही लाइन होगा, ऑप्शन ये हो गया, एक ही रेखा जा सकता है ना। देखिए आगे, एक्स वाई प्लेन में दो सीधी रेखाएं एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है, एक्स वाई प्लेन है, दो रेखाएं ओवरलैप कर रहे हैं, दो चरों एक्स और वाई का रैखिक समीकरण का युग्म दर्शाता है, ठीक है। तो इन रेखाओं को दर्शाने वाली का समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, ठीक है। मतलब इन द एक्स वाई प्लेन टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लाइन equation in two variables x and y overlap each other, what will be the nature of the solution of the, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन। तो क्या होगा इसमें से नेचर क्या होगा इसका, तो क्या एक विशिष्ट होगा, यूनिक होगा, नहीं, असमित हल होंगे, नहीं, कोई संभावित हल नहीं है, नो पॉसिबल सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, या संगत होगा, ठीक है। चलिए ठीक है।